नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल ब्रिगेड को जोड़ का झटका दिया है। ऐसा झटका दिया है कि राहुल गांधी की पूरी टीम अब कोमा में चली गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे अपनी पॉलिटिक्स को बरकरार रखने के लिए क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए। इस बीच जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा था तो राहुल गांधी ने शुरू से ही पीएम मोदी की नीतियों की बुराई करनी शुरू कर दी थी, आलोचना करनी शुरू कर दी थी। जब कोरोना का संक्रमण भारत में फैला नहीं था, मतलब उस तरह से नहीं फैला था, 1-2-4 मामले आ रहे थे, तो उस समय से ही इन्होंने आर्थिक स्थितियों के बारे में समीक्षा करनी शुरू कर दी थी। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में फैला और भारत भी उसके चपेट में आ गया, तो यहाँ भी लॉकडाउन करना पड़ा, यानी कि अस्त व्यस्त हो गया पूरा माहौल। लॉकडाउन करने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई उसमें राहुल गांधी अति सक्रिय हो गए और उन्हें लगने लगा कि अब ये बड़ा मौका आया है जब सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन ये मौका भी उनके हाथ से छिन गया, क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने जो सलाह दी थी, उनके जो अनुमान थे वो सारे धराशायी हो गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के जो पैकेज की घोषणा की है, उसके बाद इन सारे लोगों का मुंह बंद हो गया। राहुल गांधी की पूरी नीतियों को देखिए। जब से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला और उसके बाद उन्होंने जब अपना कैंपेन शुरू किया सरकार के खिलाफ, जब पहले गरीबों और मजदूरों की बात की और उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूर लोगों के लिए कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, लेकिन उसी समय सरकार ने कुछ और घोषणाएं की और 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया। उस 1,70,000 करोड़ के पैकेज में किसानों के लिए भी दी गई थी। जो किसान को, जो प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत जो किसानों को 6,000 रुपया साल में दिया जाना था, जिसको 2-2 हज़ार के 3 किस्त में दिया जाना था, वो किस्त किसानों को तक पहुंचा दी गई और वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पहुंचाई गई, जिससे किसानों के खाते में ये पैसे गए। दूसरी तरफ वृद्धावस्था पेंशन योजना, उसके बाद बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है उसके थ्रू, उसके बाद महिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू और उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर दिए जाते हैं उसमें 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर की घोषणा की गई। तो ये सारे पैकेज जो दिए गए वो गरीबों के हित में थे। अब राहुल गांधी और उनके सलाहकार को लगने लगा कि सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो दिया है उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो पहले से हम गरीब मजदूर की बात कर रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, वो मिशन तो फेल हो गया है। अब इससे आगे की योजना बनाई जानी चाहिए। और उसके बाद वो पहुंच गए 2 बड़े अर्थशास्त्रियों के दरवाजे पर। वो अर्थशास्त्री जो पहले से ही इस बात के लिए जाने जाते हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं का, मोदी सरकार के किस तरह से आलोचना की जा सके। बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की। रघुराम राजन मुखर रहे हैं मोदी सरकार की योजनाओं के विरोध करने के लिए, उनके आलोचना करने के लिए। उन्होंने नोटबंदी की भी आलोचना की थी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, काले धन पर लगाम लगाने के लिए जो नोटबंदी की घोषणा की गई थी, उस समय भी रघुराम राजन खुल के मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। और उन्होंने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर उतरने की बात की थी, उसके बाद ये लगने लगा था कि रघुराम राजन किसी भी तरह से मोदी सरकार की नीतियों के आलोचक बन गए हैं और अब उनका कांग्रेस के साथ नज़दीकी संबंध हो गया है। उसके बाद उन्होंने जीएसटी की भी आलोचना की। जीएसटी कोई मोदी सरकार की योजना नहीं थी। जीएसटी लगाना, ये जीएसटी का जो प्रावधान था यूपीए सरकार के समय से ही चला आ रहा था और इस समय कुछ उसमें चेंजेस किए गए थे, इसको पारित करवाया गया और इसे लागू किया गया। लेकिन फिर भी कांग्रेस बिखरी हुई थी और कांग्रेस को लग रहा था कि जीएसटी लागू होने के बाद जो रेवेन्यू आएगा सरकार के पास, उससे हमारी पुरानी नीतियां हैं जो कमज़ोर पड़ जाएगी और सरकार को घेरने के लिए एक अच्छा उपाय मिल जाएगा। इसके लिए सरकार को घेरने की कोशिश जारी कर दी और उसमें कुछ अर्थशास्त्रियों का भी सहारा लिया। उसमें रघुराम राजन भी थे। रघुराम राजन ने सरकार के जीएसटी जो लागू करने की नीति थी उसकी आलोचना शुरू कर दी। और अब जब कोरोना के संक्रमण के समय 1,70,000 करोड़ का पैकेज मोदी सरकार ने पहले घोषित किया, तो उसके बाद राहुल गांधी के सलाहकारों ने
सबसे पहला सलाह यही दिया कि अब अर्थशास्त्रियों का सहारा लिया जाना चाहिए, और उसमें से 2 नाम सुझाए गए, और 2 नाम थे रघुराम राजन और दूसरा अभिजीत बनर्जी का। अभिजीत बनर्जी, जिन्हें अभी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी सरकार, जो भारत सरकार की इन नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। ये ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र यानी कि आर्थिक मामलों के अलावा भी सरकार की दूसरी नीतियों की आलोचना अर्थव्यवस्था के माध्यम से करते रहते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने टॉलरेंस, इनटॉलरेंस जैसे मुद्दे उठाए। इन्होंने भारत के जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत है उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया, जिसमें किसी न किसी तरह से ये लोग भी भागीदारी करते रहे और दुनिया के अलग अलग देशों में जा के कुछ प्रेजेंटेशन दिया, भाषण दिए और उसमें इन मुद्दों को उठाया, ताकि इन मुद्दों के माध्यम से ये बताया जा सके कि भारत में जो सोशल डिवाइड चल रहा है, जो सामाजिक रूप से विभेद पैदा हो रहा है, उसके कारण भी भारत के जीडीपी को नुकसान पहुंचने वाला है और भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा इससे। तो इन लोगों को राहुल गांधी ने इसीलिए चुना था कि इन लोगों के माध्यम से आगे की रणनीति बनाई जाए, और अब मोदी सरकार ने जो आर्थिक पैकेज देना था वो दे दिया, अब आगे वो कुछ देने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इन अर्थशास्त्रियों से बात करके कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जिससे कि आगे के समय में हम बार बार सरकार की आलोचना कर सके। रघुराम जी राजन से जब बात हो रही थी राहुल गांधी की, तो उन्होंने बोला कि 65,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत भारत के गरीबों के लिए है, लेकिन 65,000 करोड़ रुपए तो पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे। और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे सुझाव दिए जिसमें पहले से ही मोदी सरकार काम कर रही थी, और उन चीज़ों पर, जिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो या आर्थिक पैकेज देने की बात हो या फिर दूसरे जो छोटे और मध्यम उद्यमी हैं उनके लोन माफ़ करने की बात हो या फिर उनके लोन के जो किस्त है उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया जा रहा था, ये सारा काम मोदी सरकार पहले से धीरे धीरे कर रही थी। और रघुराम राजन से बात करते हुए कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया जिससे राहुल गांधी को लग सके कि अब मोदी सरकार को घेरा जा सकता है। तो उसके बाद उन्होंने अभिजीत बनर्जी को अपने साथ बातचीत करने के लिए राजी किया, और ये बातचीत का जो पूरा मामला था वो पॉलिटिकल था। ये पॉलिटिकल एजेंडा था जिसका माध्यम बनाया जा रहा था अर्थशास्त्रियों को। अभिजीत बनर्जी साहब सामने आए, बातचीत हुई दोनों की, और उस बातचीत में उन्होंने ऐसी बातें कही जिनको उनका अनुमान नहीं था। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे देश हैं जो अपने जीडीपी का 10% कोरोना पैकेज के तौर पर दे रही है। भारत की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 10% दे सके, लेकिन फिर भी भारत सरकार को ज़्यादा देना चाहिए। और अभी जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज, जो उस समय की बात थी कि 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा भारत सरकार ने की है, वो जीडीपी के 1% से भी कम है। 200 लाख करोड़ के भारतीय जीडीपी में 1% से भी कम है। इसलिए भारत सरकार को उतना तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका अगर 10% दे रहा है तो भारत भी 10% देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अभिजीत बनर्जी को इस बात का अनुमान नहीं था कि सरकार वो नहीं है जो पहले थी। सरकार अब पहले से ही इस बात की योजना बना चुकी थी कि कितना पैसा हमें कोरोना के बाद जो उत्पन्न होगी स्थितियां, उसके लिए दिया जाना चाहिए, और वही हुआ। अभिजीत बनर्जी और रघुराम राजन जैसे अर्थशास्त्रियों का सारा अनुमान धरा का धरा रह गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ यानी जीडीपी का 10% कोरोना पैकेज के रूप में देने की घोषणा की कि कोरोना के बाद जो दुनिया की व्यवस्था है वो बदलेगी, और उस बदलते हुए व्यवस्था में हमें आगे की पंक्ति में रहना है। तो इसके लिए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है कि अपने यहाँ प्रोडक्शन करके बाहर के बाज़ारों में भी यानी ग्लोबल मार्केट में उसको भेजने की क्षमता डेवलप कर सके, विकसित कर सके। और इसलिए प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है उसमें हर सेक्टर के लोगों के लिए कुछ न कुछ होगा, और इसकी घोषणा ये जो बोले ना मेरे दिमाग में आ गया, या अभी तो 4 बजे निर्मला सीतारमण बोल देगी ना कि होगा से नहीं चलेगा काम, तो उसको हटा देते हैं।
हाँ विस्तार से निर्मला सीतारमण नहीं नहीं वो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि 4 बजे के बाद वो करेगी ये खबर आज या कल लगेगी। हाँ कल लगेगी। हाँ तो इसलिए और इस पैकेज में हर सेक्टर को ध्यान में रख के एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें हर सेक्टर को कुछ न कुछ आगे बढ़ने के लिए सरकार से मदद मिल जाएगी। ये इसमें लिक्विडिटी की बात की गई है, उसके साथ किसानों की भी बात की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर बनने की एक योजना बनाई, उसका अनुमान न राहुल गांधी को था न उनके बड़े 2 कांग्रेसी अर्थशास्त्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जिन अर्थशास्त्रियों से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। भले ही वो सामने से ये दिखाएं कि हम बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल पाक साफ हैं और किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा जुड़ाव नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों को, उनके हर स्टेटमेंट को अगर गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये कहीं न कहीं कांग्रेस के एजेंडे पर चलते हैं और इसीलिए जो मुद्दे इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए उन मुद्दों पे भी उसमें भी वो घुस जाते हैं और सरकार की नीतियों की आलोचना करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो कांग्रेसी अर्थशास्त्रियों का वो पूरा अनुमान जो था वो सारा धराशायी हो गया और राहुल गांधी की पूरी टीम की जो एक कवायद थी कि कोरोना संक्रमण के दौर में जो स्थितियां पैदा हुई है उसके बाद सरकार को किस तरह से घेरना है और जो पैकेज दिया जाएगा उस मुद्दे पे हम कैसे सरकार को नीचा साबित करेंगे, वो सारा मिशन फेल हो गया। और कांग्रेस का पूरा ब्रिगेड, कांग्रेस के जो राहुल गांधी के सलाहकार मंडल हैं अब कोमा में चले गए हैं, उनको कुछ कहने में नहीं बन रहा है। वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार अब आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। वो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, किसी क्षेत्र में किसी प्रवासी मजदूर का मुद्दा, किसी दूसरे क्षेत्र में कोई छोटी सी घटना हो गई, उसको मुद्दा बनाकर सरकार की आलोचना करने के चक्कर में हैं। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये आर्थिक पैकेज की घोषणा है उससे राहुल गांधी का पूरा टीम, जो उनकी पूरी टीम है, वो सदमे में चली गई है और उनको अब आगे रणनीति कोई सूझ नहीं रहा है। और राहुल गांधी का जो आगे चुनाव में और अध्यक्ष बनने के जो सपना था वो सपना भी अब धीरे धीरे टूटता दिखाई पड़ रहा है। वो लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी अब इनिशिएट करेंगे। इस बीच जिस सक्रियता उन्होंने दिखाई थी उसके पीछे ऐसी बातें कही जा रही थी, कांग्रेस के सूत्र बता रहे थे कि कहीं न कहीं राहुल गांधी को लग रहा है कि इस कोरोना के दौर में फिर से इतना सक्रिय हो जाया जाए कि फिर से उनको अध्यक्ष बनाने के लिए उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग आगे बढ़ाएं और जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं फिर से जो कांग्रेस के कमान राहुल गांधी के हाथों में सौंप दें। लेकिन अभी जो स्थितियां हुई है और राहुल गांधी को जैसे मुंह की खानी पड़ी है उससे ऐसी संभावनाएं दिखाई नहीं पड़ रही है। राहुल गांधी 1% से 5% के बीच मांग कर रहे थे और कांग्रेस की तरफ से ऐसी बातें की जा रही थी, उनके अर्थशास्त्री ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 10% जीडीपी के 10% के पैकेज की घोषणा करके इन सारे लोगों को एक ही बार में चित कर दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।